हाँ तो भाई, हाँ आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर स्कंदन के बारे में बात करेंगे। रुधिर स्कंदन जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कल जो हमने बात की थी वो रुधिर वर्ग की वंशागति और ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग का है। कि आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे कहीं कट लग जाता है तो थोड़ी देर रुधिर बहता है और कुछ समय पश्चात रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो ये रुधिर का बहना जो बंद हुआ है वह क्लॉटिंग के कारण होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रुधिर स्कंदन क्या है, ठीक है। तो सुनिए परिभाषा कि रुधिर वाहिका से बाहर आते ही, रुधिर वाहिका से बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं। इसे थक्का कहते हैं। वह इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। बात समझ में आई भाई? सबसे पहले तो हम यही पता होना चाहिए कि रुधिर स्कंदन क्या होता है या थक्का क्या होता है, क्लोट। जैसे मान ले आपसे वो 1 नंबर की परिभाषा पूछ ले कि थक्का क्या है या क्लोट क्या है, तो सुनिए भाई, रुधिर जब हमारी वाहिकाओं में यानी कि धमनी और शिराओं में होता है तब तो वह क्लोट नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता क्लोट? उसका भी तो एक रीजन है, मैंने आपको बता रखा है ना कि हमारी वाहिनियों में एक एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस होता है, प्रतिस्कंदक होता है, जो है हेपेरिन। यकृत निर्माण करता है हेपेरिन का, ठीक है, काफी बार बताया मैंने आपको। तो हेपेरिन की वजह से जो हमारा रुधिर होता है वो है वाहिनियों के अंदर क्लोट नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये रुधिर वाहिका से बाहर आ जाता है तो जो रुधिर के अवयव हैं वो वायु के संपर्क में आकर एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं। मैं ये कहूं एक सेमी सॉलिड फेज में बदल जाते हैं, अर्ध ठोस अवस्था में। और जब रुधिर के अवयव एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को हम थक्का कहते हैं। मतलब जो जेल नुमा संरचना है उसी को हम थक्का कहते हैं। और ये जो थक्का बनने की संपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं, क्लोटिंग कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई रुधिर स्कंदन की परिभाषा? सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि रुधिर वाहिका से बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं, इसे थक्का कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है। अच्छा, अब जब हमने स्कंदन की परिभाषा देखी तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में ना, रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि। यानी कि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि को समझाइए या रुधिर स्कंदन प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। इसका एक आरेख है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो सबसे पहले जब हम रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए पहले 14 कारक होते थे, वर्तमान में 13 कारक हैं और कुछ किताबों में आपको 12 कारक भी मिलेंगे। यानी कि हमारी बॉडी में रुधिर का थक्का जमाने के लिए 13 कारक होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, सबसे पहले रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि की अगर हम स्टार्टिंग करें तो इसके 3 चरण होते हैं। आपको चरण बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। पहला चरण प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। सेकंड चरण प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। थर्ड फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। देखो, जब भी रुधिर स्कंदन वाला क्वेश्चन आए तो हमें यही याद रखना है कि इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना और थर्ड है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना, ठीक है। तो ये इसके 3 चरण होते हैं रुधिर स्कंदन के। तो इन तीनों चरण को हम क्रम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद करने पड़ेंगे कि भाई रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो इसके 3 चरण होते हैं। पहले आप चरणों के नाम लिखेंगे, फिर आप नंबर 1 अगेन हेडिंग लगाएंगे कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। तो हम देखते हैं कि इस प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कैसे होता है। तो सुनिए, आपको इसमें लिखना है कि जैसे ही रुधिर वाहिका से बाहर आता है तो पट्टिकाणु या मैं कहूं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, तो पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आकर टूट जाते हैं, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, जो रुधिर स्कंदन कारक 7 व 10 को सक्रिय कर देता है और ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि बायोलॉजी की हेडिंग में ही उनका सार छिपा हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर बायोलॉजी के शब्दों में आगे प्रो लगा हुआ हो
या पीछे नोजल लगा हुआ हो तो समझ लेना वह अपनी निष्क्रिय फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी जो आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन, तो सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कौन से रूप में है, अभी निष्क्रिय रूप में है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना है, सक्रिय करना है। तो इसीलिए सबसे पहली जो हेडिंग है आप उसमें एक ऐसे सब्सटेंस का निर्माण करेंगे जो हमारे निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, सक्रिय। तो हेडिंग क्या है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण, अर्थात ऐसा पदार्थ बनेगा सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई प्रारंभ में जब रुधिर हमारी वाहिनी के अंदर होता है तो उस समय हेपेरिन के कारण जो ये हमारे रुधिर स्कंदन कारक होते हैं जिसका नंबर 7वां और 10वां मुख्य फैक्टर होते हैं, मेन फैक्टर है। तो ये जो दोनों कारक हैं वो पहले इनएक्टिव फेज में होते हैं, निष्क्रिय रूप में। तो निष्क्रिय रूप में होते हैं तो वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं जमता, लेकिन जैसे ही रुधिर वाहिका से बाहर आता है तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको पट्टिकाणु भी कहते हैं, ये पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आती हैं और टूट जाती हैं। और जैसे ही पट्टिकाणु टूटती हैं तो वो एक पदार्थ मुक्त करती हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखना इसको भाई, पट्टिकाणु को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो आप इससे जो पट्टिकाणु जब टूटती है या प्लेटलेट्स जब टूटती है तो वो एक पदार्थ बनाएगी जिसका क्या नाम रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो बहुत सिंपल है कि जैसे ही रुधिर वाहिका से बाहर आता है तो जो पट्टिकाणु हैं वो वायु के संपर्क में आकर टूट जाते हैं जिनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि जो रुधिर स्कंदन कारक 7वां और 10वां निष्क्रिय था उनको ये सक्रिय कर देता है। ठीक है, मैंने आपको रक्त के वर्गीकरण में प्लाज्मा के बारे में बताया था और उस प्लाज्मा में मैंने आपको कार्बनिक में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जिक्र किया था और अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम का जिक्र किया था ना। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक 7वें और 10वें को एक्टिव करता है तो ये तीनों मिलकर कैल्शियम से मिलते हैं, ये तीनों, या मैं ये कहूं कि कैल्शियम की सहायता से ये एक ऐसे पदार्थ में बदल जाते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है पट्टिकाणुओं से वह है रुधिर स्कंदन कारक 7 और 10 को एक्टिव कर देता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हमारी हेडिंग भी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया का ये फर्स्ट चरण है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही रुधिर वाहिका से बाहर आता है तो पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आकर टूट जाती हैं जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। और जो क्या करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कि रुधिर स्कंदन कारक 7वें और 10वें को एक्टिव कर देते हैं जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात, फर्स्ट चरण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है वह है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो हेडिंग जैसे आपसे कही रही है
कि प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। अच्छा चेंज किससे होगा भाई, फर्स्ट स्टेप में हमने एक पदार्थ बनाया था क्या, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। तो आपको बहुत सिंपली ये लिखना है कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। बात समझ में आ गई। केवल आपको सेकंड स्टेप में यही लिखना है, एक ही लाइन लिखनी है कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था वह निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। समझ में आगे बात नहीं है, क्रम से आपको चलना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण किया था। कैसे किया था भाई, कि जैसे ही रुधिर वायु के संपर्क में आया तो जो हमारी थ्रोम्बोसाइट थी, प्लेटलेट्स थी, वो टूट गई थी, जिन्होंने एक पदार्थ मुक्त किया जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और वह थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक 7 और 10 को एक्टिव कर देता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। अब जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है वो क्या करेगा, वह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देगा, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक है। अब जब आपने सक्रिय थ्रोम्बिन बना लिया तो इसका भी कोई ना कोई रोल होगा थ्रोम्बिन का। ठीक है। तो अब जो है थर्ड स्टेप आता है। तीसरा स्टेप क्या है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। बात समझिए, ये जो हमारी थर्ड हेडिंग है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। तो आप इसमें बहुत ही सिंपल सा लिखेंगे कि फाइब्रिनोजन प्लाज्मा या प्लेज्मा लिख सकते हैं, प्लेज्मा में घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो है वो प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन से अघुलनशील फाइब्रिन एकलक में बदल जाती है, जो बहुलीकृत होकर एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिका फंस जाती हैं और थक्का बन जाता है। समझ में आ गई बात। देखो ये जो देखो 3 स्टेप है रुधिर स्कंदन की और वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। तो आप सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक था वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, तो एक हेडिंग लगाते हैं, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। देखो ये जो फाइब्रिनोजन है तो उसमें नोजन लगा हुआ है, तो जो ओजन है वो हट जाएगा तो इस किस में बदल जाएगा, फाइब्रिन में। कौन की सहायता से,
अरे भाई थ्रोम्बिन की सहायता से, क्योंकि हमने जो थ्रोम्बिन को बनाया था यही तो रोल करेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई प्रारंभ में जो प्लाज्मा होती है उसमें जो फाइब्रिनोजन है वो पहले घुलनशील थी। फाइब्रिनोजन जो कि निष्क्रिय रूप में था वो एक घुलनशील प्रोटीन है, लेकिन जैसे ही ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को रेशेनुमा, अच्छा फाइबर किसको बोलते हैं हम, रेशे को बोलते हैं। तो ये जो थ्रोम्बिन है इस निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को, जो कि बहुलीकृत होता है यानी कि बहुलक होता है, उसको फाइब्रिन एक लक में बदल देता है यानी कि सिंगल रेशों में बदल देता है। और ये जो सिंगल रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं प्लाज्मा में, अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं याद रखो, प्रारंभ में फाइब्रिनोजन घुलनशील रूप में थी, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन ने इसको फाइब्रिन में बदला तो ये किस रूप में आ गई, अघुलनशील में। और जैसे ही ये अघुलनशील रूप में आती है तो ये क्या करती है कि कटे हुए स्थान पर एक जाल बना लेती है, और जैसे ही जाल बनता है तो हमारी जो रुधिर कणिकाएं होती है उस जाल में फंस जाती हैं और वहां पर धीरे धीरे क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि कंप्लीट होती है ना। अब इसको हम एक आरेख के द्वारा और समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो भी समझ में आएगा। देखिए आरेख, आरेख में क्या होता है, सबसे पहले ऊतक की क्षति हुई, या मैं ये कह सकता हूं किसी भी स्थान पर कट लगा, तो ऊतक की जब क्षति होती है तो जो हमारे पट्टिकाणु होते हैं यानी कि थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं वो टूटती हैं, और टूटने से एक पदार्थ मुक्त हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, चलो मैं थोड़ा स्पेस में बना देता हूं उसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। किससे, पट्टिकाणु के टूटने से। ये आरेख चल रहा है और ज्यादातर जो चांस होते हैं क्वेश्चन के वो आरेख के ही हैं। आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए या आरेख बनाकर समझाइए। तो देखिए सबसे पहले किसी ऊतक की क्षति हुई तो जो हमारे पट्टिकाणु थे वो टूट गए और उन्होंने एक पदार्थ मुक्त किया जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये स्कंदन कारक 7 व 10, ये स्कंदन कारक 7 और 10 को सक्रिय करता है और कैल्शियम के साथ मिलकर एक पदार्थ बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था उसने क्या किया, स्कंदन कारक 7 और 10 को एक्टिव किया और ये 7 और 10 कारक कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना देते हैं, बनाते। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को किसको, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में। किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में। बहुत ही सिंपल आरेख है, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है,
ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदल देता है। किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या करता है? अघुलनशील जाल बनाता है और इसी अघुलनशील जाल में रुधिर का क्या जमता है? थक्का जमता है। बात समझ में आई नहीं आई आरेख की? देखो एक बार फिर समझो कि जैसे ही ऊतकों की क्षति हुई तो पट्टिकाणु ने किसका स्रावन किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, अब हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। तो उसकी थ्योरी भी हम इसी से कर सकते हैं कि पट्टिकाणु के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक 7-10 को सक्रिय करता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। अब सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन बदलना। तो हम क्या लिखेंगे कि ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है? सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब तीसरा स्टेप है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन बदलना। तो जो घुलनशील फाइब्रिनोजन है वो थ्रोम्बिन की सहायता से अघुलनशील फाइब्रिन में बदल जाती है, जिससे इन रेशों का एक जाल बनता है और क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। तो ये आरेख समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है ना आरेख रुधिर स्कंदन का। ठीक है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे पर ये आरेख बनाना आ गया तो वो उसकी थ्योरी भी आराम से लिख सकता है। ठीक है, इसी आरेख से आप थ्योरी भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण, तो आप इसी को देख के लिख सकते हैं कि जब किसी ऊतक की क्षति हो जाती है तो पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आके टूटते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक 7-10 को एक्टिव करते हैं, जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप क्या लिखेंगे? प्रोथ्रोम्बिन का किस्म बदलना थ्रोम्बिन में। तो आप सिंपली लिख देंगे कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस्म बदल देता है? सक्रिय थ्रोम्बिन बदल देता है। थर्ड आप लिखेंगे फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में। तो आप लिख सकते हैं फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुलनशील होती है, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन इसको फाइब्रिन बदलता है यह अघुलनशील फेज में आ जाती है, जिसमें रुधिर कण जमा हो जाते हैं और रक्त का क्या जम जाता है? थक्का जम जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड कोगुलेशन, रुधिर स्कंदन। तो रुधिर स्कंदन से आपको दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो आपसे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि पूछेगा, या आपसे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का केवल क्या पूछेगा? आरेख पूछेगा। आपको दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रुधिर स्कंदन हुआ। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रुधिर स्कंदन का जो टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है, वह 6 से 10 मिनट का होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड है वो लास्ट 6 या 7 मिनट तक बाहर निकल सकता है। अगर उससे ज्यादा बाहर निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं वो एबनॉर्मलिटी है ना, या हीमोफीलिया वगैरह डिजीज हो सकती है ना। समझ रहे मेरी बात को? ये जो 6 से 10 मिनट का टाइम है वो ब्लीडिंग का टाइम होता है, मतलब सॉरी ब्लीडिंग का तो 2 से 3 मिनट का होता है। और ये जो रुधिर का थक्का जम जाता है ना, वो इतने मिनट तक जम जाना चाहिए। अगर इतने टाइम तक नहीं जम रहा है थक्का तो वो 100% एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो ये तो बात ही जो हमारे किसकी है? रुधिर स्कंदन की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, बहुत ही मुख्य टॉपिक है अपना, वो क्या है? हार्ट।
तो हार्ट के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, मानव हार्ट को समझने के लिए, मानव हार्ट की संरचना को समझने के लिए हमें उसका सर्वप्रथम डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होता है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम उसकी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ तो भाई जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो हार्ट का डायग्राम है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मानव हार्ट है। ठीक है। तो हार्ट का डायग्राम आप कितने भी प्रकार का बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है जिसको आप मात्र 2 मिनट में बनाना भी सीख सकते हैं और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि कई टीचर्स हार्ट के डायग्राम को अपने अपने अलग अलग हिसाब से बनाते हैं। ठीक है। कई बिल्कुल जैसे बुक में है ऐसा ही बनाते हैं और कई ने अपने अलग अलग तरीके बना रखे उसको समझाने के। ठीक है। हाँ, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो मानव हार्ट का डायग्राम है, या मैं ये कहूँ कि हार्ट की एक अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट का ही पूछा जाता है। ठीक है। मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट। तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना होता है जिसमें उसके सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दें। ठीक है। चलिए, तो हार्ट का डायग्राम बनाना मैं आपको बताऊंगा जब आपकी क्लास लगेगी, तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। सुनिए, तो सबसे पहले हार्ट के 2 प्रकार की संरचना है। एक तो है इसकी बाह्य संरचना और एक है आंतरिक संरचना। ठीक है। बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। सबसे पहले मैं बात करूं हार्ट की बाह्य संरचना के बारे में, तो मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट लिखूंगा और उन्हीं पॉइंटों को मैं इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो सुनिए, हार्ट एक पेशीय अंग है जो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन 350 ग्राम होता है पुरुषों में, और जबकि महिलाओं में इसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम होता है। ठीक है। इसका आवरण पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम इसकी भित्ति के 3 स्तर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम व एंडोकार्डियम होते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो मानव हार्ट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। जब भी आपके लिए क्वेश्चन आए कि मानव हृदय की संरचना को समझाइए, तो आपको सबसे पहले लिखना है, या तो वो आपसे स्पेशली पूछ लेगा कि मानव हार्ट की आंतरिक संरचना को समझाइए, क्योंकि जो मोस्ट संरचना है वो आंतरिक संरचना है। ठीक है, आंतरिक वाली। तो
आंतरिक संरचना अगर आपसे पूछ लेगा तो कोई बात ही नहीं है। बाकी अगर आपसे वो यूं कहे कि मानव हर्ट की संरचना को समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाह्य संरचना लिखेंगे ना। तो बाह्य संरचना अगर हम हर्ट की देखें तो सुनिए कि ये जो मानव हर्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, मांसपेशियों का बना हुआ ऑर्गन्स होता है, और ये मनुष्य की बंद मुट्ठी फिस्ट के आकार का होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि इस पे जो आवरण है, जैसे ये हर्ट है तो इसके चारों ओर जो एक आवरण होता है, ये पूरा जो आवरण होता है, इस आवरण को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इस आवरण के मध्य भी फ्लूइड भरा रहेगा जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियम है, परिहृदय आवरण इसको हिंदी में बोलते हैं, पर आपको इंग्लिश नाम अच्छा लगता है तो इंग्लिश नाम भी याद रखना आपको ना। क्या याद रखना है? कि हर्ट एक पेशीय अंग है। हर्ट मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और हर्ट के बाहर जो एक स्तर होता है, जो आवरण होता है, उसको हम पेरिकार्डियम आवरण बोलते हैं। इस पेरिकार्डियम आवरण के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। और इसकी अगर हम भित्ति की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हर्ट की मान लीजिए ये भित्ति है, तो इसमें 3 भित्ति होती है, या मैं ये कहूं कि 3 लेयर होती हैं। हर्ट की जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उसकी दीवार 3 परतों से मिलकर बनती है। तो वो परत कौन कौन सी है? वो क्रमशः सबसे ऊपर वाली एपिकार्डियम, मध्य वाली मायोकार्डियम, और अंदर वाली एंडोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम परत आपको दिखाई दे रही है बीच वाली, इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई डिजीज जब हो जाती है हर्ट में, तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांस होते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन। तो आपको बाह्य संरचना में केवल यही 3-4 पॉइंट लिखने हैं। इसके वजन की अगर मैं बात करूं, हालांकि आपकी बुक में वजन नहीं दिया है, तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल चलना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो जब भी एग्जाम होते हैं, और जो एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट होती है, उसमें आपकी बुक के ही पॉइंट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और वही पॉइंट हमको लिखने पड़ते हैं कॉपी में। समझ रहे हो मेरी बात को? कई बार ऐसा होता है ना, आप कुछ ज्यादा ही लिख आते हो फिर भी आपके नंबर कम आते हैं। उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जब लिखते हो तो आउट पॉइंट लिखते हैं, अदर पॉइंट लिखते हैं, जो कि हमारी सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पूरे नंबर देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, हाँ। तो हार्ट एक पेशी अंग है जो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन पुरुषों में 350 ग्राम, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम होता है। इसका जो आवरण होता है वो पेरिकार्डियम होता है, और इसकी भित्ति के 3 स्तर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम व एंडोकार्डियम होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो आप आउटर संरचना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हार्ट की। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे वो करेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना, देखिए आंतरिक संरचना, तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से कुछ बातें बताने जा रहा हूं, और फिर मैं उसको पॉइंटों में लिखूंगा। ठीक है, आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, और डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें 4 चेंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बोलकर ही बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर को, फिर आप समझना इसको ना, फिर मैं इसके नोट्स भी बनाऊंगा आपको, सुनिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
कि मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। देखो 4 कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। या मैं यूं कहूं कि मानव हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें ऊपर के 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के 2 इनको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। आपको बाएं आलिंद दाएं आलिंद से मतलब नहीं है, आप इतना ही लिख देना कि मानव हार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी, मानव हार्ट के 4 भाग होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। बात समझो। अब मैं यहाँ पे आउट पॉइंट लिख देता हूं। मानव हार्ट के 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के क्या कहलाते हैं? आलिंद, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? निलय। ये पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि मानव हार्ट के 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय। बहुत सिंपल सी बात है ना। आलिंद जो होते हैं उनकी दीवार जो होती है, भित्ति जो होती है वो पतली होती है, और निलय जो होते हैं उनकी भित्ति मोटी होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हार्ट का कौन सा भाग है जिसकी भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। तो बात समझो भाई, दोनों आलिंद तो पतली भित्ति वाले हैं। कैसी भित्ति वाले हैं? पतली भित्ति वाले। और मोटी भित्ति वाले कौन हैं? निलय। तो इसमें भी सर्वाधिक जो मोटी भित्ति होती है वो हमारे बाएं निलय की होती है। किसकी होती है? बाएं निलय की। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हार्ट के किस भाग की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है, तो वो किसकी होती है? बायां निलय की होती है। समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट क्लियर है। क्या लिखेंगे आप कि मानव हार्ट के 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं, और नीचे के 2 क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। मैंने आपको ये टॉपिक 12th क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी आपको लिखाना, तब आपको करा दिया था, याद है ना आपको? ठीक है, तो आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में ना। ऊपर के 2 क्या कहलाते हैं? आलिंद, और नीचे वाले 2 क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आलिंद व निलयों को कोरोनरी सर्कस पृथक करता है। आलिंद व निलय को कोरोनरी सर्कस पृथक करता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको लाइनिंग दिखाई देती हैं, इन लाइनों को जो बीच बीच में आपको लाइन दिखाई देती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्कस, यानी कि कोरोनरी सल्कस, जो क्या काम करते हैं कि आलिंद और निलयों को दोनों को अलग अलग विभाजित करते हैं। कौन? कोरोनरी सल्कस। ठीक है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो ये था और दूसरा पॉइंट सल्कस वाला था। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट को आप समझो। देखो, ये तो आपके आलिंद हैं दोनों, और ये दोनों क्या है? निलय। तो ये जो 2 आलिंद हैं, इन दोनों आलिंदों के बीच में यहां पर एक बॉल होती है, दीवार होती है। तो उस दीवार को हम अंतरा आलिंद पट बोलते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं, आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट व निलयों के मध्य अंतरा निलय पट होता है। बात समझिए। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है कि आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट और निलयों के मध्य अंतरा
निलय पट होता है। भाई ये जो दीवार है तो इसको हम अंतरा निलय पट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये निलयों के बीच में है, और यहाँ जो आलिंदों के बीच में संरचना या कोई छोटी सी दीवार होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अंतरा आलिंद पट बोल सकते हैं। ये 3 बात समझ में आ गई। पहली बात क्या है कि 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, ऊपर के 2 आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 निलय कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आलिंद और निलय जो होते हैं वो कॉर्नरी सल्कस द्वारा पृथक होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट और निलयों के मध्य अंतरा निलय पट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य संरचना आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 आलिंद होते हैं इनके बीच में जो अंतरा आलिंद पट होता है वहां एक छिद्र होता है। मैं ये लिखूं कि दोनों आलिंदों के मध्य छिद्र होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। बात समझिए, दोनों आलिंदों के मध्य एक छिद्र होता है जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो डायरेक्ट चित्र बनाया है, ये जो छिद्र बनाया है इसको हम क्या कह सकते हैं, फोसा ओवेलिस। अच्छा ये क्या संरचना है भाई, कई बार आपने सुना होगा छोटे बच्चों में कि इस बच्चे के दिल में छेद है, सुना है नहीं सुना, सुना है ना, दिल में छेद। तो वो दिल में छेद क्या चीज होता है भाई कि जब बच्चा छोटा होता है भ्रूणीय अवस्था में गर्भ में होता है तो उसका जो हार्ट होता है वो जो उसके लंग्स होते हैं, उसके जो फुफ्फुस होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है। तो रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, लंग्स का होता है। किसका होता है, लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है। तो इस छोटे बच्चे में जो अशुद्ध रुधिर है या मैं कहूं शुद्ध रुधिर है, तो यहां पर जैसे ये छिद्र है तो जो इस बच्चे का रुधिर होता है ना वो फुफ्फुस में जाने की बजाय, क्योंकि जब अशुद्ध रुधिर यहां आता है तो वो फुफ्फुस में जाता है। यहाँ से अब हमारे जो वयस्क होते हैं उनके तो अशुद्ध रुधिर यहाँ से इधर होकर फुफ्फुस में जाता है शुद्ध होने के लिए, लेकिन उस बच्चे का लंग्स मैच्योर ही नहीं है। तो क्या होता है कि यह जो अशुद्ध रुधिर है वो डायरेक्ट इस फोसा ओवेलिस के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, बाह्य आलिंद में, और यहां से वो माता के प्लेसेंटा के माध्यम से माता के लंग्स में जाकर शुद्ध होकर आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो दिल में छेद वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जब उनका जन्म होता है तो इस छिद्र को बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये छिद्र बंद नहीं होता तो उसी डिजीज को हम बोल देते हैं कि इसके हार्ट में होल है या छिद्र है। समझ में आ गई बात। ये क्या काम करता था कि ये क्या काम करता था कि जो रुधिर होता है और शुद्ध उसको डायरेक्ट बाएं आलिंद में डाल दिया जाता था और ये माता के लंग्स में जाके शुद्ध होता था। ठीक है। तो क्योंकि उस बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं गर्भावस्था में, तो कई बार ये अधिकतर तो ये बंद हो जाता है अपने टाइम पे, तो इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और लेकिन जब ये स्टार्टिंग में रहता है तो इसको हम फोरामन ओवेल बोलते हैं, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ये समझना था कि दोनों जो आलिंद होते हैं उनके मध्य एक छिद्र होता है जिसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। अब इसका कार्य आपको समझ में आ गया क्या होता है फोसा ओवेलिस का। ये भ्रूणीय अवस्था में, गर्भ अवस्था में जो शिशु का अशुद्ध रुधिर होता है उसको शुद्ध कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये इसको यहाँ से डायरेक्ट पास आउट कर देता है। ठीक है, लंग्स में नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये काम होता था। तो यही वो डिजीज है जो दिल में छेद वगैरह हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बंद हो जाना चाहिए फिक्स टाइम पे, लेकिन ये किन्हीं बच्चों के बंद नहीं होता है तो उसको हम दिल में छेद वाली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए।
हम आंतरिक संरचना पे चल रहे हैं। आंतरिक संरचना में मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए कि हार्ट में 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय होते हैं। आलिंद और निलयों को कॉर्नरी सल्कस पृथक करता है। आलिंदों के मध्य अंतरालिंद पट और निलयों के मध्य अंतरा निलय पट होता है, और दोनों आलिंदों के मध्य छिद्र होता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोसा ओवलिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, देखो अब हम एक मुख्य बात करते हैं पटों के बारे में, कपाट के बारे में। तो कपाट के आपको 2-3 पॉइंट बना देने। देखो पहला पॉइंट, ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। और वैसे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बायोलॉजी के जो डायग्राम होते हैं वो इस पोजीशन में होते हैं, है ना, ऐसे। तो ये हमारा कौन सा भाग होता है? राइट, और ये हमारा कौन सा होता है? लेफ्ट। तो हमेशा ही डायग्राम में इधर वाला जो पार्ट होता है वो राइट होता है और इधर वाला कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। जबकि हम बुक की या और किसी की बात करें तो हम ये बाईं साइड होती है और ये दाईं साइड होती है, तो ये अपोजिट होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको पटों के बारे में बताऊं तो आप लिखेंगे, समझना पहले आप। देखो यहां आपको एक पट दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला दिखाई दे रहा है। यहां भी आपको एक पट दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, और एक यहां पर दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, ये क्या था? आलिंद। कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। ये क्या है? दायां निलय। ये क्या है? बायां आलिंद। और ये क्या है? बायां निलय। ठीक है, तो सुनिए, कपाट कि दाएं आलिंद और दाएं निलय, ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो कपाट पाया जाता है उस कपाट को हम कौन सा कपाट कहते हैं? त्रिवलन कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलन कपाट। और इसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो कपाट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विवलन कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवलन कपाट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो है दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट, और ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट। ठीक है, सुनिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलन, जिसको ट्राइकस्पिड त्रिवलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट, जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल बॉल कहते हैं, पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं ये इंटरनल संरचना चल रही है, आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। और आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी प्रकार से समझना है, क्योंकि हम जो थ्योरी इसकी बना सकते हैं ना वो डायग्राम से भी बना सकते हैं। हमको थ्योरी हल्की सी याद करनी पड़ेगी, अगर हम पे डायग्राम आता है बनाना, उसका नामकरण आता है, तो आप डायग्राम से ही उसकी थ्योरी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक बार इसको समझा के कि डायग्राम से आपको कैसे थ्योरी तैयार करनी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट,
जिसको इंग्लिश में ट्राइकस्पिड कहते हैं, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबलन कपाट, जिसका दूसरा नाम मेट्रल बॉल्व भी है और इंग्लिश में बाइकस्पिड भी है, पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम में आपको पता चल गया इस पॉइंट का क्या मतलब है, कहाँ पे होते हैं, समझ में आ गया? दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिबलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबलन कपाट पाया जाता है। अब हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दाएं भाग में त्रिबलन कपाट था या द्विबलन कपाट था। तो आप इसको याद करने के लिए 32 संख्या को आप याद रखिए, 32। तो इधर वाला जो पार्ट है उसमें 3 कपाट होंगे और उधर वाला जो पार्ट है उसमें 2 कपाट होंगे। तो 32 से आप इस कपाटों को याद रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि भाई इनको त्रिबलन कपाट और इसको द्विबलन कपाट क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस कपाट में 3 पेपिलरी मसल्स, अगर ये त्रिबलन कपाट है तो इसमें 3 पेपिलरी मांसपेशी होंगी, अगर वो है द्विबलन कपाट है तो उसमें 2 पेपिलरी मसल्स होंगी। नहीं यही बात समझ में भाई? ये त्रिबलन कपाट है तो इसमें 3 पेपिलरी मसल्स होंगी, और ये द्विबलन कपाट है तो उसमें 2 पेपिलरी मसल्स होंगी। इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, त्रिबलन कपाट और द्विबलन कपाट। यानी कि मांसपेशियों की संख्या के आधार पर इन कपाटों का नामकरण होता है। यहाँ 3 पेशी हैं तो इसको हम त्रिबलन कपाट बोलते हैं, यहाँ 2 पेशी हैं तो इसको हम द्विबलन कपाट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कपाट वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको? अभी देखो, हमने 2 कपाटों के बारे में बात की है। ये तो था त्रिबलन कपाट और ये था द्विबलन कपाट। अभी ये 2 कपाट और रह गए, है ना? तो आप जरा एक बात समझना, ये वाला पार्ट क्या है, दायां निलय, और इस दाएं निलय का जो संबंध हो रहा है, बात समझो आप। देखो, इस दाएं निलय का संबंध इस वाली संरचना से है, और इस वाली संरचना का क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो आप लिखेंगे दाएं निलय व फुफ्फुस धमनी, दोनों का संबंध है भाई। ये दायां निलय है और दायां निलय किसमें ओपन हो रहा है, फुफ्फुस धमनी में। और ये क्या है, बायां निलय, और ये बायां निलय किससे जुड़ रहा है, महाधमनी से। भाई ये रहा कपाट देखो, और ये रहा ये कपाट। तो आप लिखेंगे कि दाएं निलय व फुफ्फुस धमनी तथा वायु निलय व महाधमनी के बीच अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार। ये मैंने दोनों के नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पर, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। देखो, इंटरनल संरचना में आपको पार्ट कर करके संरचना लिखनी है, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, अभी मैं डायग्राम को देखें आप सबसे पहले, तो आप यहां से लिखेंगे कि साहब हार्ट के 4 पोस्ट होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 निलय होते हैं। इनको कोरोनरी सर्कस पृथक करता है। फिर आप लिखेंगे आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट और निलयों के मध्य अंतरा निलय पट होता है। आराम से डायग्राम के हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिबलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबलन कपाट होता है। और दाएं निलय व फुफ्फुस धमनी तथा बाएं निलय व महाधमनी के बीच कौन से कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ठीक है,
ये पॉइंट आप लिख सकते नहीं लिख सकते? तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट तो स्टार्टिंग बताए थे, 2 पॉइंट ये कपाटों के हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं भाई, अलग अलग पार्ट कर रहा हूं मैं इनके। सबसे पहले तो हमने एक संरचना इसकी नॉर्मली देखी थी, और फिर हमने इसके कपाटों के बारे में बात की थी। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इनके संबंधों का। संबंध मतलब कि कौन सा भाग किस संरचना से जुड़ता है, ठीक है? तो उसका आपको 1-2 पॉइंट बन जाएंगे। देखो कैसे, मैं यहां लिखूंगा कि दायां आलिंद, भाई हमारे पास 4 पार्ट हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब इन चारों का कोई ना कोई संरचना से रिलेशन हो रहा है, तो आप उस रिलेशन को लिख के समझाइए। देखो बहुत सिंपल है, दायां आलिंद, ये दायां आलिंद है, और यहां पे मैंने क्या लिखा था, महाशिरा लिखा था। तो ये जो दायां आलिंद है वो किससे जुड़ा हुआ है, महाशिरा से। और जो हमारी महाशिरा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा, ठीक है? चित्र में तो मैंने आपको एक कॉमन ही बता दी है, हालांकि इसमें 2 प्रकार की महाशिराएं होती हैं, जैसे एक तो ऊपर की तरफ होती है और एक थोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो अग्र या इसको ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं और इसको पश्च महाशिरा कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो आप इसी को समझिए एक बार हुई। तो हम क्या देखेंगे कि दायां आलिंद महाशिरा से, जबकि दायां निलय, अब भाई दायां आलिंद तो जुड़ा हुआ है महाशिरा से, और ये दायां निलय किससे जुड़ा हुआ है, दायां निलय फुफ्फुस धमनी से। तो आप लिख सकते हैं दायां आलिंद महाशिरा से, जबकि दायां निलय फुफ्फुस धमनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फुफ्फुस धमनी से। अच्छा, ये तो आपने दाएं पार्ट की बात कर ली। अब इसी प्रकार आप बाएं पार्ट की बात कर लीजिए। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल कि बायां आलिंद किससे जुड़ा हुआ है, फुफ्फुसीय शिरा से, और बायां निलय किससे जुड़ा हुआ है, महाधमनी से। तो आप इसको पॉइंट में नोट कर दीजिए कि बायां आलिंद फुफ्फुसीय शिरा से, अच्छा महाशिरा तो थी 2, और जो ये फुफ्फुसीय शिरा होती है वो संख्या में 4 होती है, ठीक है? बायां आलिंद फुफ्फुसीय शिरा से, जबकि बायां निलय महाधमनी से जुड़ा होता है, ठीक है? तो बताओ ये संबंध वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो हम बहुत अलग अलग पार्ट करके इसकी संरचना को देख रहे हैं, ठीक है? पहले पार्ट में आपको इसके कोष्ठ के बारे में बताना था, इसको कौन पृथक करता है इसके बारे में बताना था, है ना? सेकंड पार्ट में आपने कपाटों के बारे में बताया। तो कपाटों में हमने क्या देखा कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन, और दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी तथा बाएं निलय व महाधमनी के बीच अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, ठीक है? फिर हमने संबंधों को देखा। संबंध में क्या देखा कि दायां आलिंद महाशिरा से, जबकि दायां निलय फुफ्फुस धमनी से, और बायां आलिंद फुफ्फुसीय शिरा से, जबकि बायां निलय महाधमनी से जुड़ता है। तो बताओ आप इन संरचनाओं को डायग्राम के हिसाब से लिख सकते नहीं लिख सकते, है ना? फिर आपको लास्ट पॉइंट ये लिखना है कि जो महाशिरा फुफ्फुस धमनी और जो है इनका फंक्शन, इनका कार्य क्या है। तो आप लिखेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा, सबसे पहले हम इसका कार्य देखें फुफ्फुसीय शिरा का। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है,
और महाधमनी इसे शरीर में प्रवाहित करती है। एक लास्ट पॉइंट और आप लिख देंगे, महाशिरा अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाती है और फुफ्फुस धमनी इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में ले जाती है। बात समझ में आ गई? तो लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊं मैंने क्या लिखा है कि भाई जो फुफ्फुसीय शिरा है वो शुद्ध रक्त को लेकर आती है और शुद्ध रक्त को कहां लेके आएगी? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से ये शुद्ध रुधिर कहां जाएगा? बाएं निलय में। तो बाएं निलय से, अच्छा बाएं निलय से संबंध किसका है? महाधमनी का। तो बाएं निलय से महाधमनी इस शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में क्या करती है? प्रवाहित करती है। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है और महाधमनी इसे शरीर में प्रवाहित करती है। इसी प्रकार अशुद्ध रुधिर को महाशिरा यानी कि अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा दोनों ही अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके दाएं आलिंद में डालती हैं। दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है और दाएं निलय का संबंध किससे होता है? फुफ्फुस धमनी से। तो ये फुफ्फुस धमनी क्या करती है? उस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए कहां ले जाती है? फेफड़ों के पास ले जाती है। तो इतना आपको लिखना है हार्ट की इंटरनल संरचना में। समझ में आगे बात नहीं है? ठीक है, तो इतना ही आप लिख सकते हो। आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, और आपको टाइम भी कम लगेगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? एक बार मैं इसको फास्ट रिवाइज कर दूं। देखो ये मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया आपको दोबारा समझाने के लिए। मात्र 5 मिनट लगेंगे। आज थोड़ी लॉन्ग क्लास हो गई क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा था। एक बार फटाफट आप समझते हो चलना है ना। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने हार्ट की संरचना कैसे लिख सकते हैं? मैं डायरेक्ट इंटरनल संरचना को बता रहा हूं। तो सुनिए, हार्ट के 4 पोस्ट होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 निलय होते हैं। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि आलिंद और निलयों को कोरोनरी सल्कस पृथक करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि आलिंदों के मध्य अंतरालिंद पट और निलयों के मध्य अंतरा निलय पट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दोनों आलिंदों की दीवार में एक छिद्र होता है जिसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। आराम से लिख सकते हैं। अच्छा ये तो एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम इसके कपाटों के बारे में बात करेंगे। तो आप फटाफट लिखेंगे कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य ये वाला कपाट त्रिवलन कपाट और बाएं निलय और बाएं आलिंद और बाएं निलय के वाले ये वाला कपाट द्विवलन कपाट। भाई ये तो त्रिवलन कपाट हो गया, ये द्विवलन कपाट हो गया पॉइंट। कैसे कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट होता है। नेक्स्ट दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी और बाएं निलय और महाधमनी के बीच कौन से कपाट? अर्ध चंद्राकार कपाट। तो ये बात हो गई किसके बारे में? कपाटों के बारे में। फिर आप एक पॉइंट लिखेंगे संबंध के बारे में। तो दायां आलिंद जो है वो तो महाशिरा से, बायां आलिंद है वो फुफ्फुसीय शिरा से, दायां निलय फुफ्फुस धमनी से और बायां निलय महाधमनी से संबंध होता है। फिर आप एक लास्ट पॉइंट बताएंगे इनका कार्य। तो आप लिखेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा तो लाती है शुद्ध रुधिर और इसको कहां डालती है? बाएं आलिंद में। और इस शुद्ध रुधिर को महाधमनी कहां ले जाती है? शरीर में। और महाशिरा लाती है अशुद्ध रुधिर। इस अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी शुद्ध होने के लिए कहां ले जाती है? फेफड़ों में ले जाती है। बस यही तो आपको लिखना है, ठीक है।
तो आप एक बार इस डायग्राम को बनाकर इसकी पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें कल, यानी कि हर्ट की क्रियाविधि के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।